नमस्कार दोस्तों। बहुत सारे स्टूडेंट्स का बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि वो डीयू में स्पेशली आके या किसी और कॉलेज में से भी वो लैंग्वेज बैरियर बहुत फील कर रहे हैं, क्योंकि वो पहले हिंदी मीडियम से बिलोंग करते थे, हिंदी में आंसर राइटिंग करते थे, हिंदी में हर चीज़ करते थे, मतलब लैंग्वेज हिंदी लैंग्वेज के ऊपर ज़्यादा कंफर्टेबल थे और पकड़ ज़्यादा थी। लेकिन स्पेशली अब जब वो डीयू में आ चुके हैं या ऐसे कोई भी यूनिवर्सिटी में, ऐसे कोई भी कॉलेज में, वहाँ आके उन्हें फील हो रहा है कि इंग्लिश में आंसर राइटिंग करनी होगी या फिर इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा या इंग्लिश सीखनी होगी। इंग्लिश में सब आंसर राइटिंग करते हैं, इंग्लिश में यहाँ पर मटेरियल मिलता है, हिंदी में मटेरियल नहीं मिलता। तो क्या उन बच्चों को हिंदी टू इंग्लिश कन्वर्ट कर जाना चाहिए? पहला क्वेश्चन तो ये है। दूसरी चीज़ कि अगर वो ट्रांसलेट करके या किसी भी वे में इंग्लिश में कन्वर्ट कर भी जाते हैं, तो क्या क्या वो पॉइंट्स रहेंगे, क्या क्या वो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं जिनके ऊपर उनको फोकस करना है। दिस वीडियो इज़ ऑल अबाउट दैट। इस वीडियो में मैं इसी चीज़ पर फोकस करने वाला हूँ कि उन बच्चों को क्या पहले तो हमें ये सीखना पड़ेगा, देखना पड़ेगा कि हिंदी में ही क्या वो रहें या फिर वो इंग्लिश में कन्वर्ट कर जाएं। अगर इंग्लिश में वो कन्वर्ट करते हैं, इंग्लिश में आंसर राइटिंग सीखते हैं, तो क्या क्या एडवांटेज रहेंगे, क्या क्या डिसएडवांटेज रहेंगे, पूरा डिटेल में इस वीडियो में मैं डिस्कस करने वाला हूँ। पहली चीज़ तो ये कि जो बच्चे हिंदी में अभी अभी कंफर्टेबल हैं और डीयू में आए हैं नए नए, घबराने की यार देखो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों ने मुझे ऐसा लिखा कमेंट बॉक्स में, बहुत सारी चीज़ें लिखी कि सर अभी हमें इंग्लिश में कहा जा रहा है या फिर हमें इंग्लिश में लिखा जा रहा है और इंग्लिश हमारी ठीक नहीं है। देखिए, मैं तो पहली चीज़ आपको जो आपको कहना चाहूँगा वो ये है कि देखिए, लैंग्वेज चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश हो, लैंग्वेज इज़ जस्ट अ मीडियम। मेरी बात कहने का आप तक या आप तक मेरी बात पहुंचाने का ये एक मीडियम है। इवेंचुअली जो पर्सन देखना चाहता है वो आपकी नॉलेज है या फिर लॉ है। अगर आपने ठीक मेरी पिछली वीडियो देखी हो जिसमें मैंने कहा लिखी थी, आंसर राइटिंग के ऊपर वीडियो थी, उसमें भी मैंने इसी पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस किया है कि लैंग्वेज के ऊपर पकड़ बनाओ। लैंग्वेज आपकी स्ट्रांग होगी, लैंग्वेज के ऊपर आपका होल्ड होगा, वो आपके आंसर्स में भी दिखेगा। आंसर्स अच्छे होंगे तो सेमेस्टर में भी अच्छा परफॉर्म करोगे, सेमेस्टर में अच्छा परफॉर्म करोगे तो आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम, अगर आप जुडिशरी सोच रहे हैं या कुछ भी ऐसा एग्जाम सोच रहे हैं, उसमें भी वो झलकेगा। क्योंकि यार देखो, मैं अभी पॉइंट पे, जैसे मैंने उस वीडियो में भी आपको एग्जांपल दी थी कि इसी पॉइंट पे मैं फ्रेंच में बात करने लग जाऊं, चाहे मैं लॉ सही बोलूं, चाहे मैं कुछ भी सही बता रहा हूं, कंसेप्ट सही बता रहा हूँ, लेकिन आप तक अगर पहुँचेगा ही नहीं सही तरह, तो उसका कोई मतलब ही नहीं है। ऑफ कोर्स मेरे आंसर्स के ऊपर एक बड़ा क्रॉस ही बजेगा जब तक एग्जामिनर के पास मेरी बात पहुंच ही नहीं पा रही। सो द थिंग इज, लैंग्वेज कोई भी पकड़ो, हिंदी पकड़ लो, उसके ऊपर पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ। चाहे इंग्लिश मान लो, इंग्लिश के ऊपर एक पूरा स्ट्रॉन्ग होल्ड बनाओ, ताकि आंसर राइटिंग में अच्छे आंसर्स, सही वर्ड, सही सेंटेंस फॉर्मेशन, सही लीगल टर्म्स आप आंसर्स में लिख पाएँ। लिखेंगे तो वो एग्जामिनर को भी देखेंगे, दिखेंगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे। अगर आपने मेरी डी यू वर्सेस बी एच यू वाली वीडियो देखी हो, मैंने उसमें आपको एक चीज़ स्पेसिफाई की थी बहुत अच्छी तरह कि देखिए, बी एच यू में हिंदी मटेरियल मिलना हिंदी मीडियम स्टूडेंट के लिए एक इजी है, कंफर्टेबल है, मटेरियल भी मिल जाता है, हेल्प भी हो जाती है, सीनियर्स हेल्प भी कर देते हैं, और एक कहीं ना कहीं हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स के लिए वो कंफर्टेबल प्लेस है। लेकिन व्हेन इट कम्स टू डी यू, तो ये ऑपोजिट हो जाता है। यहाँ पे इंग्लिश में ज़्यादा मटेरियल मिलता है, इंग्लिश में चीज़ें ज़्यादा समझाई जाती हैं, इंग्लिश में आपको बुक्स ज़्यादा मिलती हैं। क्योंकि अगर मैं कुछ भी ले लूँ, चाहे मैं दुक्की ले लूँ जो डी यू में मिलती है, बुक्स मिलती हैं, या कोई भी एक्स वाई जेड बुक ले लूँ, या फिर कोई मैं प्रीवियस ईयर ले लूँ, देखिए वो सब कुछ मुझे इंग्लिश में ही मिलने वाला है, हिंदी में नहीं मिलने वाला। पर्सनल एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, मेरे भी बहुत सारे फ्रेंड्स ऐसे हैं जो बी एच यू से आए हैं, जो पहले हिंदी में कंफर्टेबल थे, पहले हिंदी में आंसर राइटिंग करते थे, हिंदी के ऊपर स्ट्रॉन्ग होल्ड बहुत ज़्यादा है, लेकिन जैसे ही द मोमेंट वो डी यू में आए, उन्हें डिफ़िकल्टीज फेस करनी पड़ी क्योंकि मटेरियल यहाँ मिलता नहीं है। तो मैं जस्ट एक राउंड फिगर ले लेता हूँ कि अगर 100 बच्चे हैं डी यू में इन टोटल, उसमें से 95 बच्चे वो हैं जो इंग्लिश में आंसर राइटिंग करते हैं। देखिए, 95 में से हो सकता है 60 बच्चे वो हों या 50 बच्चे वो हों जो पहले से ही इंग्लिश में कंफर्टेबल थे, या फिर वो पहले से इंग्लिश में आंसर राइटिंग कर रहे थे। लेकिन बाकी बच्चे 45 लेट्स से, वो जो बच्चे हैं वो कन्वर्ट किए हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। कैसे करना है, क्या पॉइंट्स है, क्या चीज़ें हैं, वो आगे जाके मैं वीडियो में आपको समझा दूंगा। लेकिन आपको जस्ट
कंसेप्ट समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। डीयू में तो मोस्टली इंग्लिश का ही मटेरियल मिलता है, ठीक है। आप डिप्लॉयड ले लेंगे, आप हो सकता है ट्रांसलेशन वो जो बेयर एक्ट की होती है हिंदी टू इंग्लिश वो ले लेंगे। लेकिन एक चीज़ है कि आपको जो मटेरियल मिलेगा, ठीक है, आप में से बहुत सारे ये जो बाकी जो बाकी बच्चे हैं ना, ये जो 5 बच्चे जो हिंदी में ही आंसर्स लिख रहे हैं, देखिए ये लिखते हिंदी में ही है लेकिन इन्हें डिफ़िकल्टी बहुत ज़्यादा फेस करनी पड़ती है, और ये फैक्ट बता रहा हूँ आपको। इन्हें बुक्स ज़्यादा मिलती नहीं है। हो सकता है ये बीएचयू से अपने किसी फ्रेंड से, अपने किसी सीनियर से बीएचयू से मटेरियल हिंदी में मंगवा लेते हों, लेकिन कहीं ना कहीं डिफ़िकल्टी ज़्यादा फेस करनी पड़ती है। देखिए अगर आप इंग्लिश में, एग्जांपल ले रहा हूँ कि अगर आप इंग्लिश में अभी ट्रांसलेट करने में शिफ्ट होने का सोच रहे हैं, उसके एडवांटेजेस भी आपको बहुत ज़्यादा मिल सकते हैं यहाँ पे दिल्ली में। देखिए जो मैंने डीयू की वीडियो बनाई थी पहले, तो मैंने ये कहा था कि डीयू का सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि वो दिल्ली में है, और दिल्ली में तीनों कोर्ट्स मिल जाती हैं आपको। आपको लोअर कोर्ट भी मिल जाएगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी मिल जाएगी, फिर आपको हाई कोर्ट्स भी मिल जाएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट्स भी मिल जाएंगे। अब जब आप प्रैक्टिस करेंगे इन कोर्ट्स में, या फिर आप इंटर्नशिप्स करेंगे कुछ किसी अच्छे एडवोकेट के पास, देखिए इन यहाँ पर तो सब चीज़ें इंग्लिश में ही चलेंगी। तो आपको एक, अगर आप हिंदी मीडियम स्टूडेंट हैं या आप इंग्लिश में नहीं कन्वर्ट करना चाहते, तो यहाँ पे आपको बहुत बड़ा डिसएडवांटेज देखने को मिलेगा, क्योंकि हिंदी में जो प्रैक्टिस करते हैं कोर्ट्स, या हिंदी जहाँ पे यूज़ की जाती है, वो कम रेशो है, बहुत कम कोर्ट्स हैं, बहुत कम स्टेट्स हैं। बाकी हर जगह मोस्टली इंग्लिश में ही प्रैक्टिस की जाती है। और स्पेशली देखिए इवेंचुअली जो हमारी एपेक्स कोर्ट है वो क्या है, वो सुप्रीम कोर्ट है। तो आप अगर प्रैक्टिस करने की सोच रहे हैं, या फिर आप जुडिशरी की भी सोच रहे हैं, तो इंग्लिश तो कहीं ना कहीं आपको काम आएगी ही आएगी। तो अगर मुझे इंग्लिश ज़्यादा मेरा स्ट्रॉन्ग होल्ड नहीं है, तो मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टी फेस करने की पड़ सकती है, क्योंकि लीगल टर्म्स कह लो। अब जैसे लीगल मैगजीन्स होती हैं, आप तो नहीं वो पढ़ के आए, लेकिन जब मैंने एंट्रेंस दिया था, या मेरे जितने भी बैचमेट्स थे, हमने पहले ही लॉ को कहीं ना कहीं पढ़ा था एंट्रेंस में ही। हमने लीगल मैगजीन्स याद की थी। अब वो लैटिन लीगल लैंग्वेजेस होती हैं, ट्रांसलेशन उनका पॉसिबल है ही नहीं। या ट्रांसलेट करेंगे भी तो अच्छी तरह ट्रांसलेट हो ही नहीं पाएंगे, आप समझ ही नहीं पाएंगे। तो तब जाके आपको इंग्लिश में ही सहारा लेना पड़ेगा, इंग्लिश का ही आपको बहुत सारी चीज़ें इंग्लिश में ही सीखनी पड़ेंगी। बहुत सारी टेक्निकल लीगल टर्म्स होती हैं, बहुत सारी टर्म्स होती हैं, वो आपको इंग्लिश में ही ज़्यादा बेटर समझी जा सकती हैं एज़ कम्पेयर टू हिंदी। हिंदी में उतना ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं हो पाएगा। सो कहीं ना कहीं एक डिसएडवांटेज तो रहेगा, स्पेशली जब डीयू की बात करूं। लेकिन अब बात कर लेते हैं कि जो बच्चे ट्रांसलेट करना चाहते हैं, मतलब शिफ्ट होना चाहते हैं फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश, उनको क्या क्या चीज़ों का टेक केयर करना है, क्या क्या चीज़ें उनको ख्याल रखना है। पहली चीज़ तो गाइज ये समझ लो, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का मुझे मैसेज आया कि सर बहुत डिफ़िकल्टी फेस हो रही है। इट इज़ नॉट दैट डिफ़िकल्ट। ये सिर्फ एक लैंग्वेज है। आप एक चीज़ समझने की कोशिश कीजिए, लैंग्वेज सिर्फ एक मीडियम है अपनी बात कहने का। लैंग्वेज सिर्फ मैं इंग्लिश के थ्रू, हिंदी के थ्रू, फ्रेंच के थ्रू, पंजाबी के थ्रू सिर्फ अपनी बात कह ही रहा हूँ ना। बात तो एक्चुअली में कुछ और है, जो एक्चुअल क्रक्स है वो कुछ और है, लेकिन उस लैंग्वेज के थ्रू सिर्फ मैं अपने आप को कम्युनिकेट कर पा रहा हूँ। सो आपको भी एक चीज़ सीखनी है कि यार धीरे धीरे हो जाएगा। देखिए मेरे भी कुछ फ्रेंड्स हैं, जैसे मैंने आपको पहले भी बताया, फ्रेंड्स आपने व्लॉग्स देखे होंगे, बहुत डिफ़िकल्टी फेस की। ये जो फर्स्ट सेमेस्टर से 6 सेमेस्टर का सफ़र है, इस सफ़र में आप बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे, क्योंकि जब आप फर्स्ट सेम में आंसर लिखेंगे ना इंग्लिश में, तो मैं मानता हूँ आपको बहुत सारी डिफ़िकल्टी होगी। कैसे आप उसको ईजी कर सकते हैं मैं आपको भी बताता हूँ, लेकिन फर्स्ट सेम में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है, फर्स्ट ईयर में आपको डिफ़िकल्टी आने वाली है, लेकिन द मोमेंट आप 6 सेम तक पहुँचेंगे, बहुत सारी चीज़ें आसान हो जाएंगी, खुद ब खुद सेंटेंस फॉर्मेशन होती जाएगी। या फिर ये सफ़र है, इसको कैसे ईजी बनाना है वो बात कर लेते हैं। पहली चीज़ जो मैंने उनमें देखी, बाकी सब एक्सपीरियंस में, पर्सनल एक्सपीरियंस में बता रहा हूँ, जो सब में मैंने देखी, वो ये है कि वो प्रैक्टिस बहुत करते थे। प्रैक्टिस का मतलब ये, देखिए यूपीएससी और जुडिशरी की जब मैं बात करूं, तो एक सबसे बेस्ट चीज़ जो मुझे जुडिशरी में लगती है वो ये कि जुडिशरी का कहीं ना कहीं एक स्टैंडर्ड और एक ही पर्टिकुलर सिलेबस है। जो 10 साल पहले सेक्शन पूछा जा रहा था, या फिर वो जो सेक्शन था, अमेंडमेंट्स हो सकती हैं हल्की फुल्की, लेकिन क्रक्स और जो मेन कंसेप्ट है वो वही है। जुडिशरी में एक स्टैंडर्ड आंसर प्रिपेयर करके मैं रख सकता हूँ, वैसे ही सेमेस्टर्स में भी सेम होता है। अब एग्जांपल के तौर पे अगर एक सब्जेक्ट है, एक सब्जेक्ट में अगर आपने क्वेश्चन पेपर देखा हो, 8 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 8 में से 5 मैंने क्वेश्चन करने होते हैं।
अब क्या मैं 8 क्वेश्चंस का एक स्टैंडर्ड आंसर इंग्लिश में लिख के नहीं रख सकता? क्या बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है? बिल्कुल भी डिफिकल्ट नहीं है। एक इन 8 जो आपको पता है कि अब एग्जांपल के तौर पे एफ आई आर के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना, इधर लिख देता हूँ। एफ आई आर एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एफ आई आर के ऊपर क्वेश्चन आना ही आना। तो क्या मैं एक एफ आई आर के ऊपर इंग्लिश में कह रहा हूँ, एक स्टैंडर्ड आंसर बना के नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। तो मैंने एक स्टैंडर्ड आंसर बना के अपने सोर्सेज से, प्रीवियस ईयर से, बुक से, दुक्की से, कहीं से भी, जहाँ से भी आप पढ़ रहे हैं, वहाँ से एक स्टैंडर्ड आंसर लिख लिया और उसको धीरे धीरे करके प्रैक्टिस कर लिया या फिर याद कर लिया। अब शुरू में तो मैं याद ही वर्ड यूज़ करूँगा, क्योंकि फर्स्ट सेम में उतना ज़्यादा समझ नहीं आता इंग्लिश, जो कन्वर्ट कर रहे हैं, जो आगे शिफ्ट कर रहे हैं, तो वो तो याद ही करेंगे, क्योंकि मैंने बाकी बच्चों को भी यही करते देखा है। तो फर्स्ट सेम में, सेकंड सेम में वो ऐसे स्टैंडर्ड आंसर्स बना लेते थे, उस आंसर को 2-3 बार प्रैक्टिस करते थे लिखने में, ताकि इंग्लिश में हैंडराइटिंग अपनी बन जाए, स्पीड बन जाए। तो उसके बाद वही जो आंसर उन्होंने याद किया होता है एफ आई आर के ऊपर, अब पता है क्वेश्चन आना ही आना है, तो वही वो जो चीज़ है वो इंग्लिश में वहाँ जाके लिख देते थे। देखिए, आपको एक चीज़ याद रखनी है, आपको जो समझना है वो आप हिंदी में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब आप जैसे लॉ समझ रहे हैं या कोई चीज़ समझ रहे हैं, समझिए, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब लिखने की बारी हो, वो इंग्लिश में लिखना है, ट्रांसलेशन। देखिए, मैंने अपनी जो पिछली वीडियो डाली थी आंसर राइटिंग की, उसमें भी मैंने कहा था कि आंसर राइटिंग इज़ अ आर्ट, आंसर राइटिंग इज़ अ स्किल। आपको जितना ज़्यादा आप इसे प्रैक्टिस करेंगे, उतना ज़्यादा ये इंप्रूव होता जाएगा। मतलब प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट यार। प्रैक्टिस मतलब ये है यार कि चाहे आप जुडिशरी में जाओ, चाहे सेमेस्टर एग्जाम्स देखो, जुडिशरी में भी जाओगे तब भी आपको एक स्टैंडर्ड आंसर, वो कहेंगे कि एक स्टैंडर्ड आंसर तैयार कर लो और वही आपको आगे लिख के आना, उसमें इम्प्रोवाइज करते रहना जब अमेंडमेंट होगी या कुछ होगी, लेकिन एक स्टैंडर्ड आंसर तो आप रेडी करके रखेंगे ही। वैसे ही आपको सेमेस्टर में भी एक स्टैंडर्ड आंसर रेडी कर लेना है इंग्लिश में। उस स्टैंडर्ड आंसर को बस आप याद कीजिए और सेमेस्टर में लिख आइए, सबसे बेस्ट चीज़ ही ये है। और देखिए, हिंदी में समझिए, कोई दिक्कत नहीं है, उसे ट्रांसलेट कीजिए इंग्लिश में, क्योंकि जो मैंने आपको सफ़र ये कहा है फ्रॉम फर्स्ट टू सिक्स सेमेस्टर का, जो ये सफ़र है, फर्स्ट ईयर में तो आप सिर्फ ट्रांसलेशन ही करेंगे। मतलब मैंने क्योंकि आंसर शीट्स कुछ देखी हैं कुछ बच्चों की, जो फर्स्ट सेम में और या फिर सेकंड सेम में थे, तो वो पहले हिंदी में सोचते थे, उसे ट्रांसलेट करते थे, इंग्लिश में लिखते थे, जितनी भी टूटी फिटी इंग्लिश में लिखा जाता था वो लिख देते थे, और वो साफ दिखता भी था एग्जामिनर को कि वो ट्रांसलेट करके मन में बनाया गया। लेकिन ये जो फर्स्ट सेम का सफ़र है टू सिक्स सेमेस्टर, आप सिक्स सेमेस्टर तक आते आते बहुत सारी चीज़ें सीख जाएंगे। सेंटेंस अपने आप फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, एक सेंटेंस फॉर्मेशन ऑटोमेटिकली माइंड में आनी शुरू हो जाएगी। मतलब वो हिंदी में पहले सोच के फिर ट्रांसलेट करके वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली इंग्लिश में लाइंस बनती जाएंगी। लेकिन ये सफ़र, ये जो 3 साल का सफ़र है, देखिए ईजी तो नहीं रहने वाला, मैं ये नहीं कहूँगा कि ईजी है, लेकिन ईजी चीज़ें ही अगर आप कम करते रहेंगे तो फिर आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? अगर आप कंफर्ट जोन में ही हमेशा रहेंगे तो फिर आप इम्प्रूव कैसे करेंगे? जब तक आप हीरे को तराशेंगे नहीं, तो हीरा पॉलिश कैसे होगा? देखिए, हीरा जो यहाँ पे है वो आप खुद हैं। जितना ज़्यादा तराशते जाएंगे, जितना ज़्यादा खुद को चैलेंज करते जाएंगे, उतना ही ज़्यादा आप इम्प्रूव करते जाएंगे। क्योंकि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं एक रनर भी हूँ या कुछ भी हूँ, आज मैं 100 मीटर्स दौड़ रहा हूँ एक पर्टिकुलर स्पीड पे, सारी लाइफ अगर 100 ही दौड़ता जाऊँगा तो इम्प्रूव कैसे करूँगा? हो सकता है दूसरे दिन मैं 200 मीटर्स दौड़ूँ, तो 200 में मैंने अपने आप को चैलेंज किया और इम्प्रूव किया। तो आपको ये जो चैलेंज अब आपके सामने आ चुका है, मुझे ऐसा लगता है कि आपको खुले हाथों से एक्सेप्ट करना चाहिए, और आपको इजीली या बहुत इजीली कर भी सकते हैं, पास भी कर सकते हैं, बहुत इजीली हो सकता है ये। बस मेरी चीज़ के ऊपर फोकस रखना है। पहली चीज़ ये है कि प्रैक्टिस करते रहना है। प्रैक्टिस करोगे, उससे क्या होगा, एक तो आपका आंसर बहुत अच्छा लिखा जाएगा पेपर में, क्योंकि एग्जामिनर को दिखेगा वो कि आपको आंसर आता है। दूसरी चीज़, लैंग्वेज में स्पीड बढ़ेगी, क्योंकि जितना ज़्यादा लिख के प्रैक्टिस करेंगे स्पीड तो बढ़ती जाएगी, उतना ही ज़्यादा आप कंफर्टेबल होते जाएंगे वर्ड्स के साथ। तीसरी चीज़, आपको लैंग्वेज भी आती जाएगी, इंग्लिश लैंग्वेज भी इंप्रूव करते जाएंगे, और इसके एडवांटेज बहुत है। अब देखिए, मैं यहाँ पे कोई बहस तो नहीं करने बैठा कि हिंदी क्यों नहीं है, हिंदी के क्यों नहीं है, ऐसा वैसे, लेकिन अब यही सब ये है, यही ऑफिशियल लैंग्वेज है, ऐसा ही सब सिस्टम चलता है, तो उसमें हम कुछ कर नहीं सकते। तो आपको कहीं ना कहीं सीखनी तो पड़ेगी। तो यही वो मौका है जब आपको सीखना है। अब लाइफ ने आपके सामने एक चैलेंज रख दिया है, दिस इज़ द मोमेंट जब आपको खुद को चैलेंज करना और इस लैंग्वेज के अंदर डीप डाउन जाना। क्योंकि जितना ज़्यादा आप सीखते जाएंगे, इंप्रूव करते जाएंगे, प्रैक्टिस करते जाएंगे, वो आपके लिए ही उतना ही बेटर होता जाएगा, आपके लिए ही और अच्छा होता जाएगा। सो मैं तो आपको यही एडवाइस करूंगा कि पहली चीज़ जो आपको करनी है वो करनी है प्रैक्टिस।
जो मैंने आपको बता दिया, स्टैंडर्ड आंसर्स लिख के रख लो, पता है एफआईआर के ऊपर क्वेश्चन आने ही आना, एक स्टैंडर्ड इंग्लिश में आंसर लिख लो, उसे याद करो, पेपर में लिखाना। ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, अपनी स्पीड के ऊपर राइटिंग स्किल, वो साथ साथ मतलब होता ही जाना है, जैसे जैसे आप आप प्रैक्टिस करेंगे स्पीड भी इंप्रूव होती जाएगी, आपकी हैंड राइटिंग भी इंप्रूव जो होती जाएगी, आपकी स्पेलिंग मिस्टेक्स वर्ड्स के ऊपर भी वर्क होता जाएगा, सेंटेंस फॉर्मेशन में भी आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलने वाली है। सो इन चीज़ों को अगर आप माइंड में रखेंगे, आप इजीली इंग्लिश में कर पाएंगे। बहुत ही बड़ा कोई हवा नहीं है यार, आप यहाँ तक भी तो पहुँचे ही हैं। जैसे ही अब अगर आपको खुद पर डाउट हो रहा है, क्वेश्चन मार्क हो रहा है कि सर क्या मैं कर पाऊंगा, फॉर श्योर कर पाएंगे। हर बच्चा करता है, करते आए हैं, मेरे बैचमेट्स भी करते आए हैं, उनको मैंने खुद पर्सनली देखा है। आप भी बहुत इजीली कर लोगे। मैं मानता हूँ फर्स्ट सेम में आए हैं, डर लगता है, बहुत सारी डाउट्स होते हैं, लेकिन आप बहुत इजीली कर लोगे यार। इतना कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है इंग्लिश में आंसर्स लिखना। सो आप इजीली कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। बस आपको प्रैक्टिस करना है, और इन 3 सालों में आपको जो करना है वो है हार्ड वर्क। जितना ज़्यादा आप हार्ड वर्क करेंगे उतना ही ज़्यादा पे ऑफ होता जाएगा। हार्ड वर्क कभी भी ऐसा नहीं होता कि वो फालतू जाता है या फिर वेस्ट जाता है, वो हमेशा आपको पे ऑफ करके जाता है। आज नहीं तो कल करेगा, कल नहीं तो परसों करेगा। सो आप इजीली कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं है। अगर इसके अलावा कोई डाउट तब भी आपके मन में हो, आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, इंस्टाग्राम पर डीएम कर सकते हैं जैसे आप हमेशा करते ही हैं। और कुछ भी चीज़ आप अगर आप पूछना चाहें, आप पूछ सकते हैं। सो दिस वॉज माई वीडियो, माई टेक ऑन कि जो बच्चे हिंदी से इंग्लिश में ट्रांसलेट करना चाहते हैं, क्रक्स में बताऊं, कंक्लूजन में बताऊं, तो यार कर लो अगर आप कर सकते हो। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, एक लैंग्वेज ही तो है। धीरे धीरे जैसे आपने इंग्लिश सीखी है, हिंदी सीखी है, वैसे आप धीरे धीरे इंग्लिश भी सीख जाएंगे। धीरे धीरे हर चीज़ आप उसमें प्रैक्टिस करेंगे, बेटर होते जाएंगे। बोलना तो है नहीं, हमने हमने सिर्फ लिखना है। लिख के लिखना जो चीज़ है वो प्रैक्टिस से आ सकती है। तो प्रैक्टिस कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, आप आराम से कर लेंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। सो इस वीडियो को लिए रखते हो दोस्तों, आप जानते हैं लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब हर चीज़ आप कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो, मैं बता ही चुका हूँ, कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। थैंक यू।